नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए हैं, 3 बाकी हैं। सभी की टकटकी 4 जून पर लगी हुई है कि क्या परिणाम आएगा। जो भाजपा एनडीए समर्थक है उन्हें उम्मीद है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन के समर्थकों को लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में यदि कयास लगाया जाता है तो कहा जाता है कि इस बार दलित समाज एक नई रणनीति के तहत मतदान कर रहा है। दलित समाज में जब पहले 2 चरण हुए थे तो लग नहीं रहा था कि दलित समाज का रुख क्या है। साइलेंट वोटिंग हो रही थी। तीसरे चरण से कुछ थोड़ा बहुत दिखने लगा तो राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे कि दलित समाज कुछ मूड बना रहा है बदलने के लिए। संविधान को लेकर जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने आशंका जाहिर की थी, दलित समाज को शायद उस पर यकीन हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के क्या दलित समाज की इस चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी? क्या दलित समाज देश की 2024 की सत्ता को बदलने में कारगर भूमिका निभाएगा? इन सभी मुद्दों के लिए हमने सोचा कि अपने दर्शकों के लिए किसी बहुत जिम्मेदार ऐसे व्यक्ति से आपकी चर्चा कराएं जो इसी मुद्दे के एक्सपर्ट्स हैं। इस कड़ी में मेरठ कॉलेज के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित चिंतक है। आप सभी देश के नामी ग्रामीण टीवी और यूट्यूब चैनल पर को देखते रहे हैं, एक बेबाक राय के लिए मशहूर हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सतीश प्रकाश से। डॉक्टर सतीश जी, आपका रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। आपकी व्यस्तता के बीच, आपको चूंकि एग्जाम भी चल रहे हैं, इस बीच में आपको डिस्टर्ब किया, सबसे पहले तो उसके लिए क्षमा। सतीश जी, चूंकि समय आपके पास कम है, आप एग्जाम में कंडक्ट कराने में लगे हुए हैं। सतीश जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि 2024 में क्या दलित समाज की आप कोई भूमिका ऐसी देख रहे हैं जो चुनाव परिणामों को कहीं प्रभावित कर सकती है? नहीं, देखिए राय साहब, आबादी के हिसाब से अगर आप देखें जी, तो भारतीय राजनीति में दलित एक सबसे बड़ा समूह है आबादी का। और ये समूह जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, क्योंकि अलग अलग अगर आप जातियों को देखेंगे, कुछ धर्मों को आप देखेंगे कि उनकी जो जनसंख्या का घनत्व है वो एक क्षेत्र विशेष में है। लेकिन दलित आबादी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर आप महाराष्ट्र से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट में भी वो एसटी आबादी आती है। तो लगभग हर जगह दलित है। तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि भारतीय राजनीति को या भारतीय राजनीति में जो हिस्सेदारी है या भारतीय राजनीति को जो प्रभावित करने की जो क्षमता है, शायद वो दलित आबादी के पास सबसे ज्यादा है। रही बात, आपने कहा कि क्या दलित बदलेगा, लेकिन एक सवाल यह भी है कि दलित ही क्यों बदले, बाकी लोग क्या बदलने के लिए तैयार है? अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं या समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और वो इंडिया गठबंधन अगर इस रुख के साथ जाना चाहता है, इस उद्देश्य के साथ जाना चाहता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी मिलकर के उत्तर प्रदेश से और बाकी पूरे के पूरे जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहां से बीजेपी को अगर हटाना चाहते हैं तो वो सिर्फ दलित को ही क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी खुद चेंज होने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस खुद चेंज? सतीश जी, इसमें एक छोटा जोड़ दूं। आपने कहा कि क्या दलित ही क्यों, बाकी ने तो 2022 में भी प्रयास किया था, लेकिन 2014, 2017, 2019, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की इस व्यापक स्तर पर सफलता के कारण में दलित को माना जाता है कि दलित ने भाजपा की मदद की। इसलिए दलित के बारे में मुख्य रूप से सवाल है। जी सतीश जी, अपनी बात देखिए, भारतीय राजनीति में जब से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पैदा हुई, इवन आप देखिए पीछे तक भी अगर आप दलित मूवमेंट को देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवालों का जो सामना है वो कहीं ना कहीं दलितों को ही करना होता है। 2022 का अगर ये चुनाव है और 2022 के चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये आत्ममंथन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन 2 चरणों की आप बात कर रहे हैं, इन 2 चरणों के चुनाव में अगर यहाँ का जनसंख्या का घनत्व देखेंगे, क्योंकि राजनीति परिवर्तित होती है आबादी के हिसाब से और संख्या बल के हिसाब से, इन पूरे के पूरे दोनों चरणों में दलित और मुस्लिम ऐसी आबादी है कि जो तमाम जिलों में, पश्चिम के जो
स्पेशली जिले हैं, यहाँ इनकी आबादी 47 से लेकर के लगभग लगभग 58% है। अगर ये इतनी बड़ी आबादी साथ नहीं आएगी तो बीजेपी को आप नहीं हटा सकते। समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट बैंक है वो यहां नहीं है, यहां जी बैंक नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन को बिना लड़े, ये बाकायदा टेस्टेड इसलिए भी हो चुका कि 2022 में बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक र्यूमर क्रिएट किया, क्योंकि ये बात अगर मुझे मालूम है तो ये बात बीजेपी को भी मालूम है, उसके तमाम रणनीतिकार लोगों को भी मालूम है। तो उन्होंने जानबूझ करके ट्रेंड चलाया कि 2022 में हमारा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, बीएसपी के साथ इसलिए नहीं है कि बीएसपी कमजोर है। मुझे आप ये बताइए कि अगर आप लड़ना चाहते हैं और लड़के जीतना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसा शत्रु ढूंढेंगे जो कमजोर हो। ये भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा था कि बीजेपी ये कह रही थी कि मेरा चुनाव समाजवादी पार्टी से इसलिए है कि वो ताकत में है। तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रम की राजनीति है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह के मुद्दे आए, ठीक है, दलित बहुत सेंसिटिव है, उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक एजेंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत बेहतर एजुकेशन ना हो, उसके पास अच्छे कपड़े ना हो, उसके पास अच्छी सुविधाएं ना हो, उसके पास मकान ना हो, उसके पास कोई ऐसी चीजें, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक चीज उसके पास है जो भारत में किसी भी आबादी के पास नहीं है, जो सामाजिक मूवमेंट है, वो सबसे मजबूत उसके पास है। वो राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी में है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो सामाजिक मूवमेंट है, और वो माननीय काशीराम जी से पहले कहीं ना कहीं बाबा साहब जी के रूप में दिखाई देता है। बाबा साहब जी के रूप से पहले उनके जो धार्मिक गुरु हैं, आप देखिए क्या कॉम्बिनेशन है कि जब 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 मुगल काल है तो मुगल काल में भी कबीर खड़े हैं ना, और वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उसी मुगल काल में जब तुलसीदास जी रामचरित मानस लिख रहे हैं और वो धर्म विशेष की और एक जाति विशेष की कहीं ना कहीं एक बता रहे हैं कि ये ढोल गंवार शूद्र पशु सट नारी, ये है सब ताड़न के अधिकारी। वहां रैदास भी है, और रैदास ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा राज चाहता हूं कि वहां एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, बाकी सब सेवा करें। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, है ना, सबकी सब सेवा करें, ऐसा कहूं मैं याद। तो एक जिनके पास एक इतना मजबूत एजेंडा है, उस एजेंडे में वो बहुत सेंसिटिव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और वोट का राय साहब, आप और हम इस क्षेत्र में रहते हैं, मैं भी बेसिकली, मेरा भी जो मूलतः मैं मुझे फनेगर का रहने वाला हूं, और जानसठ डीएवी इंटर कॉलेज में मेरी एजुकेशन हुई है, जो आपका 12th क्लास है, उस क्षेत्र को भी हमने देखा है। 70 और 80 के दशक में आप देखेंगे कि वोट को लेकर के कौन लड़ रहा है, दलित आबादी लड़ रही है ना। सारे झगड़े चुनाव के समय में, जब चूंकि चुनाव का माहौल है, तो सारे झगड़े जो हैं आमतौर पर चुनाव के समय में होते थे, और वो चुनाव के समय में इसलिए होते थे कि एक मजदूर आदमी जिस आदमी के जिस किसान के खेत में जाकर के काम करता था, उसके कहने से वोट नहीं डालता था, अगर उसकी वोट वो डाल देता था तो उससे ही झगड़ता था। तो मेरा कहना यह है कि उसके पास एक मजबूत एजेंडा है। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस की कोई, कांग्रेस ने कल क्या किया, ये कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज सत्ता में जो है सवाल उसी से पूछे जाएंगे। और मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, आप संविधान बदलने की बात करते हैं, आप जनसंख्या जनगणना की बात करते हैं, आप तमाम वो चीजों की बात करते हैं, सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, तमाम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, दलितों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आज आप बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप जब सत्ता में हैं तब आपका व्यवहार क्या था। क्या अखिलेश जी का व्यवहार सत्ता में ऐसा ही था? जिस सामाजिक न्याय की आज वो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सामाजिक न्याय के ऊपर सबसे ज्यादा बुलडोजर अगर किसी भारतीय राजनीति में किसी ने चलाया है तो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चलाया है। जिन 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 काशीराम जी का आज वो नाम लेना चाहते हैं, उन्हीं के नाम पे बनाया गया एक मेडिकल कॉलेज जो है आपके सहारनपुर में है, उसका नाम चेंज किया आपने। साहू जैन जो आपके साहू जी महाराज हैं, वो आरक्षण के जनक हैं, किंगजॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम आपने उनका चेंज कर दिया, तमाम जिलों के नाम चेंज कर दिए, इवन आपने आरक्षण बल आपके विधायक, आपके एमपी ने लोकसभा के अंदर फाड़ दिया, आपने 1 लाख दलितों को रिवर्ट कर दिया। तो ये सब चीजें हैं ना। आज चूंकि आप सत्ता में नहीं है तो आज आप संविधान बचाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ठीक, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई परिवर्तन होना चाहता है, अगर कोई परिवर्तन चाहता है तो हमको उसको भी मौका देना चाहिए। बस ये बात से मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ दलित बदले, बाकी ना बदले। यादव सिर्फ राजा बनने का सपना देखे,
ब्राह्मण राजा बनने का सपना देखे? आप बताइए ना। देखिए, जी कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं, आज कांग्रेस तमाम बातें कर रही है। अरे एमएसपी पे आपका बिहेवियर क्या था, ये भी बताना पड़ेगा ना। जब आप सत्ता में थे तब आप एमएसपी के साथ नहीं थे। जब आप सत्ता में थे, देखो ये ऐसी ऐसी बीजेपी है। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं है तो एफडीआई के खिलाफ है, रिटेल में एफडीआई के खिलाफ है ना, रक्षा में आप एफडीआई के खिलाफ है, जीएसटी आप चाहते नहीं, है ना, छोटे नोट आप चाहते थे, आपने छोटा नोट खत्म करके बड़ा नोट लाया। तो ये सब चीजें हैं सर। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सत्ता में नहीं है तब आप क्या कर रहे हैं, जब आप सत्ता में है तब आपने क्या किया। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज लोग, मुझे एक चीज मैं राय साहब बताना चाहता हूं जी कि शायद 2014 और 2019 का जो जी चुनाव हुआ, इवन उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हुआ, ये इसलिए डिफरेंट है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी आमतौर पर कोई भी चुनाव अपनी पिच बना करके, वो खुद पिच बनाते थे, खुद मुद्दे सेट करते थे, तमाम लोगों को मजबूर करते थे कि वो उनकी पिच पे आकर के कर ले। शायद जी भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा है कि पिच कांग्रेस ने बनाई, विपक्ष ने पिच बनाई, और बीजेपी को मजबूरी में आकर के विपक्ष की पिच के ऊपर खेलना पड़ रहा है। अब इसके परिणाम क्या होंगे ये तो कल तय है ना। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप देखेंगे वही प्रधानमंत्री जो किसी मुद्दे पे बोलते नहीं थे, अगर केजरीवाल ने ये कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री चेंज हो जाएंगे, ये साल डेढ़ साल के लिए है, तुरंत प्रधानमंत्री जी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर संविधान बदलने की बात हुई तो कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, लेकिन वो पहली बार निकल करके आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए छोटी सी बात मैं बताता हूं, इसको पिच जी की चूंकि बात की है, आमतौर पे आप देखेंगे चूंकि भारत में क्रिकेट एक बहुत महत्वपूर्ण खेल है, लोगों का जी जुड़ाव है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो भारतीय टीम है वो अपनी घरेलू पिचों पर तो अक्सर वो जो आपका परिणाम, वो मैच जीत जाती है, लेकिन यही टीम अगर विदेशी पिच पे जाती है तो उसके हाथ में पिच के नियम और पिच बनाना तय नहीं होता, तो उसके हारने की संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंड है और ये ट्रेंड जाएगा। अब तमाम लोगों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और कोई भी दल, एक दूसरे के ऊपर छीटाकरी करने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ये बात मानेंगे कि जितना आप कीचड़ बहुजन समाज पार्टी के ऊपर खड़ा करेंगे या जितने सवाल करेंगे, दलित उतना ही सेंसिटिव है। जी अखिलेश जी जितनी बयानबाजी करेंगे, अगर वो उधर तंज करेंगे, क्योंकि ये बात आप मान के चलिए कि गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते, गंदगी को भी स्वच्छ जल चाहिए। अगर आपको बिल्कुल गंदगी साफ करनी है तो उसके लिए स्वच्छ सोच चाहिए। सिर्फ एक को आप गंदा कर करके कहीं ना कहीं आप, क्योंकि राजनीति हर किसी का है, हर आदमी को सतीश जी राजनीतिक ज्ञान उतना ही है, हर आदमी सोशल मीडिया पे है, हर आदमी अपना समय गुजार रहा है, हर आदमी को वोटिंग परसेंटेज पता है, हर आदमी को चुनाव आयोग की गतिविधि पता है। तो ऐसे माहौल में नेता से भी ज्यादा समझदार लोग जो सड़क के ऊपर है, जो तमाम काम करने वाले लोग हैं, वो उनके ऊपर रहता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे हिसाब से अभी समय है कि अभी जो सत्ता में है उनकी उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ा जाए, उन मुद्दों के ऊपर। ये आराम से आप आकर के एक मिनट में आते हैं, ये एक बयानबाजी आप जारी कर देते हैं कि अरे क्या कहे भाई, बहन जी तो बी पार्टी है। अरे भाई कैसे बी पार्टी है, आप मुझे बताओ। एक छोटी सी जी मैं घटना बताता हूं आपको। जी 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 अभी एक जौनपुर का एक टिकट चुनाव, जी और जौनपुर में धनंजय सिंह थे। अब वो क्या थे, वो माफिया है या नहीं है, राजनीति में बहुत तरह के माफिया हैं, आमतौर पर ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। लेकिन आप ये देखिए कि ये धनंजय सिंह वो आदमी है कि जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और निर्दलीय चुनाव जीते भी हैं। अगर जीते हैं बहुजन समाज पार्टी उनका टिकट काट देती और उनके मन में चुनाव लड़ना होता तो वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ते। उन्होंने खुद टिकट छोड़ा, लेकिन एक मीडिया ने, अखिलेश यादव जी ने, कारण क्या रहा कांग्रेस सतीश ने, जी उनके तमाम टिकट लोगों ने। छोड़ने का? जी जी उनके सर। टिकट छोड़ने का कारण क्या रहा? देखिए देखिए, आज भारत में क्या है ना, देखो वो चूंकि उनकी जमानत होती है, जमानत की कंडीशन क्या है, वो बाकायदा एक बड़े लीडर राजा भैया है उनके साथ दक्षिण में जाते हैं। उनकी बाकायदा 2 तारीख और 3 तारीख की जो चुनावी रैलियां थी, मैं खुद वहां व्यक्तिगत रूप से, मैं वहां के जो घनश्याम है जो, उनसे मेरी खुद बात हुई, जौनपुर के वो रहने वाले हैं। मैंने कहा भाई क्या था ये मामला, तो उन्होंने कहा कि हम रात के 11 बजे तक, अंतिम क्षण तक हम ये, जब उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और बाकायदा उन्होंने अपनी कुछ कोई
कोई माफिया है, विदेश में रहता है, उसका कुछ ऐसा कुछ बातें उन्होंने कही। तो ये सब चीजें हैं सर। आप टिकट छोड़ रहे हैं, अखिलेश जी अपना चुनाव लड़े, कांग्रेस अपना चुनाव लड़े। मेरे हिसाब से आपको लड़ाई तय करनी है कि आपकी लड़ाई बीएसपी के साथ है या आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ। जी, इस बार बहन जी के टिकट की आपने चर्चा की। बहन जी के टिकट जो दिए गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से कैराना में ठाकुर साहब को, मुजफ्फरनगर में प्रजापति जी को, मेरठ में दलित समाज त्यागी जी को, बागपत में गुजर को, नोएडा गाजियाबाद में ठाकुर को, अलीगढ़ में ब्राह्मण को। तो इस बार वो जो परसेप्शन था कि बी टीम है बहन जी, वो पहले राउंड में 2 चरण में तो दिखाई दी कि ऐसा नहीं है, लेकिन 2 राउंड में बहन जी के मतदाताओं का रुझान देखते हुए जो जौनपुर की घटना आप बता रहे हैं, ये जो माना जा रहा है कि कहीं ऊपर से बेंगलुरु में मीटिंग हुई, उसके बाद से दबाव हुआ और दबाव में, और आज श्रीकला जी और धनंजय जी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले और लोगों से मिले। मेरा सवाल ये है, आपकी बात सही है कि बी टीम नहीं है। मुस्लिम दलित समाज पर 2019 की अगर बात करें, भारतीय बसपा के 10 सांसद आए थे। 10 सांसद वहां आए थे जहां मुस्लिम और दलित दोनों मिलकर इस स्थिति में थे कि वहां तीसरे की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के 5 सांसद आए थे। सामान्यतः माना यह गया कि जो बसपा को सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने सपा को सपोर्ट नहीं किया। मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह जी लड़े थे और ऐसा बड़ा गठबंधन था जहां लाखों की लीड की थी, वहां अजीत सिंह जी हार गए, बागपत में हार गए। मेरा सवाल ये है कि क्या 2019 में, जबकि सभी का मानना था, सभी चिंतक मानते थे कि ऐसा बड़ा हुआ जो आप भी कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम मिलने के बाद इतनी बड़ी ताकत हो जाती है, किसी तीसरे की बात अप्रासंगिक हो जाती है, तो क्या कारण रहा 2019 में ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ? नहीं, देखिए 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 देखिए, एक अगर आप पूरे के पूरे चुनाव की अगर एनालिसिस करते हैं 2019 में, मेरठ में जहां मैं रहता हूं, हाजी याकूब बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, मात्र 5,000 वोट। अब वो हारे जीते ये एक सवाल है, 48% वोट उन्होंने लिया। 32 कैंडिडेट गठबंधन के ऐसे थे कि जिनका वोट बैंक या वोट शेयर 38 से लेकर के 45-44% था। इतना वोट लेकर के भी अगर कैंडिडेट हार रहे हैं तो एक सिस्टम के ऊपर सवाल है, ईवीएम के ऊपर लोगों का सवाल है। अब मुझे नहीं पता कि वो सवाल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या 4 तारीख का जब चुनावी परिणाम आएगा तब कांग्रेस कुछ बोलेगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर के कांग्रेस, क्योंकि ये ईवीएम जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की उत्पत्ति है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार शायद उसने यही किया है और इसके पक्ष में खड़ी है। देखिए, ये सवाल रहेगा आम जनमानस के, आम मतदाता के मन में ईवीएम को लेकर के एक आशंका है। और अगर आप विपक्ष में बैठे हुए दल हैं तो आपको जनता की जो आकांक्षाएं हैं उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अवगत कराना चाहिए। सिर्फ ये कह करके कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी तो आप अमेरिका से ज्यादा, अभी तो टेक्नोलॉजी में तो वहां भी अमेरिका हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले देश थे वो वापस हट गए हैं, हमारे यहाँ चल रही है। सवाल में ईवीएम सही है गलत है, पर सवालों के घेरे में तो जरूर है। जी जी जी, तो मेरा कहना ये है ना कि देखिए चीजें आज आप देखिए, जापान ने ईवीएम को बनाया था सबसे पहले, है ना, लेकिन उसने उसका यूज नहीं किया। छोटे छोटे से 5 देश हैं, आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और इंडिया है ना, बनाने वाले हैं। आप इसको बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करें, अरे भाई आप लोगों के अंदर विश्वास पैदा करें। दूसरी बात मैं आता हूं सर, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज नरेंद्र मोदी जी को सवालों के जवाब देना ही पड़ेगा, और ये भारतीय राजनीतिक भाग्य है कि मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं, एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से वो सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर वो बहुत बेहतर नहीं है, वो मुझे सम्मान करने के बावजूद भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के अंदर खड़ा होकर के कहें कि ये मुसलमान आपकी औरतों के ये मंगलसूत्र ले जाएंगे। ये क्या भाषा है भाई? ठीक है, सत्ता में आएंगे, आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपको जीत लेंगे। ये बयान स्तर के विपरीत हैं, ये बयान निश्चित रूप से स्तर के विपरीत है। बहस ले जाएंगे, 55 साल कांग्रेस का राज रहा, कब बहस ले गए?
और इतनी बहस ले जाके रखें। कहा आवारा पशु, इस 7 साल में आवारा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश में है, यूपी सरकार चाहते हुए उनको नहीं रख पाई, और सबकी बहस लेगी तो कांग्रेस कहां ले जाके रखेगी उनको? ये सवाल तो जरूर है। मेरा सवाल ये है कि मेरठ की आप रहने वाले हैं, मेरठ में चर्चा, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस गठबंधन ने मेरठ में एक नया प्रयोग किया है कि यहाँ सामान्य सीट पर दलित समाज के एक प्रबुद्ध चेहरे को टिकट दिया गया। क्या लगता है, जहां आपके समीकरण के हिसाब से दलित मुस्लिम दोनों इस कैपेसिटी में हैं कि दोनों ही मिलकर वहां जीत सकते हैं, क्या लगता है मेरठ की टिकट पर, मेरठ के चुनाव पर? देखिए, जाति भारत की सच्चाई है और जातीय लगाव वो सब में, वो ऐसा नहीं है कि जो जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं उनके अंदर भी एक जातीय लगाव होता है। और चूंकि दलितों का सजातीय अगर वर्ग का कोई उम्मीदवार आता है तो निश्चित रूप से जिस भारतीय परिवेश में हम रहते हैं तो वो लगाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि भाई ठीक है, ये मेरी जाति का व्यक्ति है और ये सामान्य सीट पे लड़ रहा है, हो सकता है कि इसको वोट देने से भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन आए कि अब सामान्य सीटों पे के ऊपर भी दलित समाज के लोग लड़ेंगे। तो ऐसा एक ये स्वाभाविक है और वोट इधर से इधर हो सकता है, लेकिन इस वोट को आप ये नहीं कह सकते कि ये दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी की नीतियों को प्रभावित होकर के वोट दे रहा है या कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित होकर के वोट दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मैंने देखा है, अभी भी बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जिसका जो सपोर्टर है, वो बहुत शानदार है, वो पूरी तरीके से उसी के साथ इंटैक्ट है। शायद कहीं ना कहीं देखिए, सवाल गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन होगा, 4 तारीख को लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा इस बात पे भी होगी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना गठबंधन के ऊपर, बहुत सारी चर्चाएं हैं, कभी बैठ के बात करेंगे। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई, उस पहली मीटिंग के बाद अखिलेश जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस गठबंधन की मीटिंग के बाद उन्होंने तुरंत ये कहा कि मैं ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा कि जहां बहुजन समाज पार्टी रहेगा। तब कांग्रेस ने उनसे कोई सवाल पूछा? ममता बनर्जी जिस गठबंधन का हिस्सा रही और वो बंगाल के अंदर जाकर के गठबंधन तोड़ के, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। वहां आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि अगर ममता बनर्जी जो है, अगर वो गठबंधन का हिस्सा, ब्राह्मण है, अब मैं कहूंगा ना कि आप सवाल भी उस पर दागेंगे। जो सामाजिक रूप से कमजोर होगा उसी से आप सवाल पूछेंगे, उन्हीं पार्टियों से आप सवाल पूछेंगे, वही भ्रष्टाचारी होंगे, उन्हीं जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हीं की संपत्ति की जांच होंगे, आपकी संपत्ति की कोई जांच नहीं होगी। तो ये चीजें आम मतदाता दलित को कहीं ना कहीं विचलित करती हैं, उसको कहीं ना कहीं इस माहौल में डर लगता है कि आखिर ये कैसा न्याय है भाई। और न्याय तो आप देखेंगे, दलित को विचलित कर रही है, दलित को केवल विचलित कर रही है, या दलित इस पर कोई बड़ा फैसला भी इस चुनाव में कर सकता है? देखिए, मैं फिर एक बात बताऊंगा कि अपना घर फूंक करके मैं लोग के सपने देख लूं, अपना घर अपना ही होता है। मेरी बात को समझिए, मूलतः मान्यवर काशीराम जी के लिए, एक सामान्य दलित के लिए बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ वो एक सामाजिक मिशन भी है, उसको अपनी पहचान दिखाई देती है। यही बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं आप रिफ्लेक्शन देखेंगे कि वो आमतौर पर कड़ी कानून व्यवस्था करती है, और कड़ी कानून व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ सरकार को तो होता है, लेकिन जो सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, सरकारों की ऐसी नीतियों का लाभ उनको होता है, और उसके कार्यकाल में देखेंगे तमाम उसका रिफ्लेक्शन है। और ये भी आप देखेंगे कि यही बहुजन समाज पार्टी है कि जो बहुजन हित से लेकर के सर्वजन सुखाय की तरफ गई है। तो मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सा सवाल, अब आप एक से एक राय साहब एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या कभी किसी ने यह पूछा है समाजवादी पार्टी से या उसका जो मूल वोटर है, जो यादव है, कि आजमगढ़ में बीजेपी का यादव क्यों जीता? बताइए ना। जी आजमगढ़ में बीजेपी का यादव क्यों जीता? जातीय लगाव वहां भी था ना, उनको लगा कि ये हमारी जाति का व्यक्ति है और इसको हम वोट देते हैं। जो आपने कहा है, जाति कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। जी 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 जी। मेरा सवाल, मेरठ में क्या लगता है कि चुनाव किस दोनों के बीच में किसको एज देते हैं मेरठ की सीट पर? नहीं, देखिए, मेरठ का चुनाव आप कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह का मैं जो राम थे वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के एक बहुत
मतलब जिस तरीके से तमाम लोगों को दरकिनार कर करके आप रामायण के एक चरित्र जो निभाया है उन्होंने, वो आते हैं। लेकिन आमतौर पर जितने लोगों से मेरी ये बातें हुई है, कहीं ना कहीं वो चुनावी टैक्टिक्स में उतना अच्छा नहीं पाए। उनका व्यवहार या तो यहाँ के लोगों को नहीं आया, और जिस तरह का विरोध रहा, और जिस तरह का जो जो जातीय जो आप लगाओ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं मेरठ में दिखाई दिया है। वो दिखाई देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, दिखाई देता है। तो अब मेरे हिसाब से चुनाव बहुत मजबूती के साथ है। एक बात हम देखेंगे कि अगर ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, किसी भी सीट के ऊपर आप पूर्णतः खड़े होकर के, आप मुजफ्फरनगर की सीट की भी मैं बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर में भी आप किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते। वहां परिणाम कुछ ना कुछ परिवर्तित और ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोगों के कयास से अलग हो सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपने मुजफ्फरनगर की चर्चा की, मुजफ्फरनगर में क्या हो सकता है परिणाम, क्योंकि हमारे दर्शक मुजफ्फरनगर के बहुत हैं, वो जानना चाहेंगे कि एक विद्वान प्रोफेसर की नजर में वो परिणाम क्या हो सकता है। नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर का जो परिणाम है वो अप्रत्याशित रहेगा, क्योंकि आप इसमें मान लीजिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अप्रत्याशित तो संभव ये है कि क्या बसपा के तारा सिंह प्रजापति दोनों को 99 का एक इतिहास हुआ था मुजफ्फरनगर में, 99 में एक इतिहास हुआ था कि सोहनवीर सिंह हरेंद्र मलिक आमने सामने लड़ रहे थे और कांग्रेस आरएलडी गठबंधन से सैदू जमा साहब थे, तब वो कहीं फाइट में नहीं थे, एक दिन पहले तक उनको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाद में वो जीत गए थे। क्या ऐसे किसी परिणाम की आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में दारा सिंह जी की लाठी खुल जाए? नहीं, देखिए एक जहां से मैंने डिबेट शुरू की थी जी, कि अगर जिस बात से हमने शुरुआत किया कि अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है, जी, ये सवाल रहेगा, और इस सवाल का जवाब हम कहीं ना कहीं 4 तारीख को देखेंगे। अगर वो कॉम्बिनेशन बना है तो दया से प्रजापति नहीं हो सकते हैं, ये बात आप मान लीजिए। वो एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वो कॉम्बिनेशन बना। अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं बना तो निश्चित रूप से उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाएगा, अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं बना है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर वो कॉम्बिनेशन बना तो निश्चित जी सतीश जी 2014, 17, 19, 22 के चुनाव में हमने देखा कि दलित मतदाता की पहली चॉइस हाथी है। यदि हाथी होता है, इस चुनाव में खास तौर से देखा गया, यदि हाथी, और 8 साल बाद 10 साल बाद इस बार दलित मतदाता हाथी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में दिखाई दिया। 8-10 साल तक शांत था, उसको भाजपा के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर, इस बार बसपा के प्रति दलित मतदाता में आक्रोश दिखाई दिया और फेनेटिक होकर बहन जी के लिए वोट किया। मेरा सवाल यह है कि पहले 4 चुनाव में दलित को जहां हाथी नहीं मिलता था वहां वो फूल को वोट देता था। इस बार के चुनाव में यदि कहीं दलित को यह लगता है कि हाथी मजबूत नहीं है तो उसकी सेकंड चॉइस फूल है या कांग्रेस इंडिया गठबंधन है? नहीं, आप मुझे राय साहब एक बात बताइए, एक दलित आदमी फूल को वोट क्यों दे? फूल को दिया है अगर सतीश जी, फूल को वोट दलित ने दिया है, कोई कुछ कहे 14 केवल इसलिए कि बसपा उनको मजबूत नहीं लगी तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन फूल को चुना, वो हिंदू बन के चुना। 5 किलो राशन भी एक फैक्टर रहा है, एक और भी कारण रहे हैं कि जो लग रहा था कि उस समय दलित हिंदू बनकर वोट कर रहा था। पिछले 4 चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुए, इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं है, इस बार का चुनाव जातियों के आधार पर चुनाव हुआ है। बहन जी भी पिछले 10 साल में, अन्य कारण हो सकते हैं जो आरोप रहते हैं कि साहब बहन जी को डरा के रखते थे, ये रहते, इस बार बहन जी दोबारा फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी। शुरू में माना जा रहा था कि बहन जी इनडायरेक्ट रूप से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में टिकट ऐसे दिए जो सारे भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाले थे। ऐसी स्थिति में इस बार दलित की सेकंड चॉइस, फर्स्ट तो देखिए हाथी है, मूवमेंट है, सेकंड चॉइस फूल रहा है या विपक्ष रहा है? नहीं, देखिए मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूं, शुरू से ही बात का जवाब देता हूं। आप ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन एक दलित मतदाता को प्रभावित कर सकता है। आज हम 2024 में 24 का तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन पिछले 4 चुनावों में मेरी टीम जब गांव गांव गई सतीश जी तो 5 किलो राशन के नाम पर मोदी जी को वोट दे रहा था।
क्योंकि उसका लगाव बहन जी से है। बहन जी फ्रंट फुट पर खेलती नजर नहीं आ रही थी, तो वो 5 किलो राशन के नाम पर ही सही बस भाजपा को दे रहा था। पर 2024 में क्या स्थिति है? नहीं, आप राशन तो अब भी मिल रहा है, इसका मतलब अगर हाँ, मिल आपकी रहा बात है को मैं सच मान, अगर मैं जी आपकी बात को सच मान लूं तो राशन जी। बंद तो नहीं हुआ। अगर इस बार दलित लेकिन इस बार राशन चुनाव में मुद्दा नहीं दिख रहा है। इस बार मुद्दे महंगाई दिख रहे हैं, इस बार मुद्दे अन्य पे चर्चा आ रही है। नहीं इस नहीं, बार राशन मुद्दा नहीं है। मैं आपसे ये कहा कि 2024 में जी और फूड क्या है, भोजन की क्या सत्यता है, 2024 में और 2080 में और 1980 में, 1980 में लोगों के पास खाने की कमी थी, पहली जी रिक्वायरमेंट थी, लोगों के पास भरपूर और पौष्टिक भोजन नहीं था। भारत में जी भरपूर और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता बढ़ी। जब 5 किलो राशन आज प्रभावित कर रहा है, लेकिन अगर हम 19 के दलित का बिहेवियर देखते हैं कि जिसके खेत में वो काम करता है, जहां से उसका जी राशन आता है, जहां से उसको अनाज मिलता है, जहां से खाने को मिलता है, जब वो 19 में जब उसकी भोजन पहली प्राथमिकता है, वहां प्रभावित नहीं हो रहा, 2024 में कैसे प्रभावित होगा? एक सवाल। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, अगर दलित हिंदू है, अगर दलित ही हिंदू है तो उसका सामाजिक एजेंडा कहां है भाई? लड़ाई तो यही है ना। अगर दलित हिंदू बनकर के वोट दे रहा है तो हिंदू बनकर विरोध क्यों करेगा भाई? आप बताइए ना। अगर अगर क्या वो इतना पिछले पिछले 4 चुनाव में दलित ने भाजपा को वोट नहीं दिया? निश्चित निश्चित, देखिए, जब आप सत्ता में नहीं होते, बहुजन समाज पार्टी बहुत लंबे समय से सत्ता सत्ता में से नहीं है। बहुत 2012 के बाद तेजी से से बाहर है। बहुत तेजी से बीजेपी ने जिस तरह का विस्तार किया है, और वो दलित नहीं है, तमाम वर्गों को प्रभावित किया है, तमाम संचार के माध्यमों का जिस तरीके से उपयोग किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग संपर्क में आएंगे, क्योंकि दलित भी समाज का हिस्सा है ना। वो भी वही जी टीवी देखता है, वो भी वही व्यवस्थाएं देखता है, इसमें कहीं कोई दो राय। एक सवाल आप राशन से दलित थोड़े थोड़े मिलता है, राशन तो तमाम लोगों को मिलता है। अगर आप राशन की दुकान के बाहर आप खड़े होंगे तो तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम उसमें ऐसे लोग हैं कि जो आपके पड़ोसी हैं वो भी राशन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भारत में सिर्फ सरकार के द्वारा दिया गया जो राशन है वो सिर्फ दलित ही खा रहा है, उसको ही नमक दिखाई दे रहा है। मेरा कहना यह है कि सर, हम ये करेंगे चर्चा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बातें खुल के हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज पार्टी बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं है, निश्चित रूप से उसके ऊपर एक दबाव रहेगा। इस चुनाव में भी वो दबाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से बहन जी ने बहुत शानदार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसका जो वोट में एक चीज मैं आपके जरूर ये कहूंगा कि किसको कितनी सीट मिलेगी ये मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर लगभग लगभग 5% से ज्यादा बढ़ रहा है, ये निश्चित उसकी रूप से बड़ी बढ़ रहा है। सफलता दिखाई दे। जी नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद ही स्वीकार कर रहा हूं कि पिछले 8-10 साल में इस बार बसपा के वोटर ने फेनेटिक वोटिंग किया है। चाहे वो जी आसपास के सभी जिलों में हमारी टीम जा रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जी बसपा का वोट परसेंटेज इस बार बढ़ रहा है। चुनाव से पहले जब 400 पार की लगी थी और लगा था चुनाव नहीं है और बसपा निष्क्रिय, लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ और बसपा की सक्रियता बढ़ी, टिकट बटे, तो सभी दलों में चाहे सत्ता हो विपक्ष हो चिंता बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात से मैं पूर्ण सहमत हूं, 4 तारीख को बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ा दिखाई देगा, इसमें कहीं कोई शक की सुबह नहीं है। और फेनेटिक वोटिंग किया है। लेकिन मेरा सवाल फिर आप घुमा गए, मेरा सवाल केवल ये है कि पिछले 4 चुनाव में दलित ने भाजपा को वोट किया, इस बार दलित का मूड क्या है 2024 में? वो भाजपा के प्रति था या विपक्ष के प्रति था? कि पूरे 2024 का 4 जून का क्या फैसला इसी पर निर्भर है कि दलित ने यदि बस भाजपा के पक्ष में किया है जैसा किया, तो वो परिणाम वही आएगा जो आ रहा है, जो पिछले 4 चुनाव से आ रहा है। लेकिन क्या, मेरा सवाल यह कि संविधान का जो मुद्दा है, क्या वो दलितों में मताधिकार तक भी पहुंचा, मत परिवर्तन तक भी पहुंचा, या वो केवल एक सोशल मीडिया का सगल बन के रह गया? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, संविधान दलितों के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव विषय, संवेदनशील विषय। भावना का एज विषय ए है। दलित एक्टिविस्ट, मैं चूंकि दलित समाज में पैदा हुआ, मेरे जी जीवन में जो भी परिवर्तन आया वो कहीं ना कहीं संविधान के आसपास ही दिखाई देता है।
बाबा साहब की एक बहुत पवित्र किताब के रूप में हम लेते हैं, और संविधान के ऊपर किसी भी तरह की कोई छीटाकशी हो या उसको बदलने की कोई भी बात है या कोई से भी कोई आवाज आती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ने, स्पेशली कर्नाटक में, या जिस मेरठ की आप बात कर रहे हैं, जो अरुण गोविल जी थे, उन्होंने खुद ये कहा संविधान बदल देना चाहिए या संविधान बदल जाएगा। तो ये अगर बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स, इवन आरएसएस के एक बहुत बड़े लीडर्स ने भी कहा था कि अब वो समय है कि जब हम संविधान बदलने की बात करें, तो संविधान बदलने से कहीं ना कहीं एक दलित को ये लगता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और संविधान में जो दिया गया आरक्षण है, वो आरक्षण ही इतना महत्वपूर्ण जो हथियार है उसके हाथ में, या साधन है कि जिसने उसको भारत की तमाम व्यवस्थाओं में शामिल होने का मौका दिया। तो ये क्योंकि उसके प्रति वो बहुत सेंसिटिव है, अगर बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कहीं भी कोई भी पार्टी अगर ये विषय को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी, निश्चित रूप से उसको वो प्रभावित करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मुद्दा ये रहेगा कि अब आप आधी बातें करते हैं, आप आरक्षण तक तो ठीक है, अब राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि भाई 28 लाख जो पद हैं सरकार में जो खाली है वो भी हम आपको दे देंगे। लेकिन कभी ये भी तो बताइए कि यही वो कांग्रेस थी ना, ये भी दलितों को पता है कि यही वो कांग्रेस थी, यही वो नरसिम्हा राव थे जिन्होंने उदारीकरण के नाम पर तमाम सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया। सरकारी संस्थान प्राइवेट बदल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण तो आपने नहीं, ये भी तो लोगों को मालूम है ना। और अभी भी चाहे वो, बल्कि मुझे तो लगता है कि समाजवादी के तो खैर हमारे पिछड़े भाई हैं, अभी उन्होंने भी ये बात नहीं की है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होगा। अभी राहुल गांधी जी ने किसी मंच से ये नहीं कहा, आरक्षण की बात आप करते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का, सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, वहां अवसर कम होंगे, यहां आप नहीं देंगे। और ये सवाल, मैं एक सवाल और पूछूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी से, वो बड़े पिछड़े भी हैं और वो पिछड़ा होने का दावा भी करते हैं, तो उनको ये भी एक मानना, ये भी एक गैर संवैधानिक काम भारत में हो चुका। जब लेटरल एंट्री हुई और संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट है कि भारत सरकार द्वारा दिया गया धन के ऊपर आधारित कोई भी नियुक्ति, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नियुक्ति हो, अगर 45 दिन से ज्यादा कोई नियुक्ति होगी तो आरक्षण अधिनियम 1935 के जो प्रावधान होंगे उसके हिसाब से आपको आरक्षण देना ही पड़ेगा। तो संविधान में तो चुरमुर हो चुका, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा? बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप लेटरल एंट्री में चूंकि सरकार नियुक्ति दे रही 45 दिन से ज्यादा, तो आप आरक्षण दीजिए। तो मेरा कहना यह है कि सर ठीक है, चुनाव में मुद्दे रहेंगे, निश्चित रूप से मतदाताओं को आपको प्रभावित करना है, लेकिन अगर आज आप सत्ता में नहीं है, मैं राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, ना मैं उनकी नीयत के ऊपर सवाल कर रहा हूं, मुझे वो ठीक लगते हैं, बातें अच्छी करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और एज ए भारत का नागरिक होने के नाते मैं उनका सम्मान करूंगा, अखिलेश जी का भी सम्मान करूंगा, इवन बीजेपी का भी सम्मान करूंगा, लेकिन जहां मेरे राइट्स सुरक्षित नहीं होंगे, उन राइट्स को खाने वाली अगर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम खुल के विरोध करेंगे। हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हम भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम करुणावादी हैं, हम किसी का अधिकार नहीं खाएंगे, लेकिन अपने राइट्स चले जाएं या हमारे राइट्स को छीन ले वोट का डर दिखा करके या सत्ता का डर दिखा करके, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि दलित इन चीजों को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। और वो अगर उसकी सेंसिटिवनेस को बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से लोग सोचेंगे नए ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी, मेरा सवाल फिर आप घुमा गए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि, और ये जो संविधान की बात है कि 45 दिन से ज्यादा की नौकरी है उसको आरक्षण लागू होना चाहिए, बुनियादी मुद्दे हैं जिनको गंभीरता से उठाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस के थिंक टैंक में यदि कोई बात करता, आपसे पूछता, तो हो सके राहुल गांधी इस बात को कह देते पहले ही कि यदि हमारी सरकार आएगी तो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करेंगे। होना चाहिए, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, गरीबों को मिलना चाहिए, इसमें किसी को शक शुबा नहीं है, और जब तक ये नहीं होगा समानता की स्थिति नहीं बनी। मेरा प्रश्न केवल वोट पर है कि चूंकि हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, वोट का ट्रेंड क्या रहने की संभावना आपको लग रही है? नहीं, देखिए वोटिंग ट्रेंड, मैं फिर ये कहूंगा कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है जो कैडराइज सिस्टम है। देखिए आज बीजेपी जिन जिन जातीय आंकड़ों के ऊपर राजनीति कर रही है,
शायद आपको भी ये बात मालूम है कि 1931 की जो जनगणना है, वहीं से हमारे पास जातीय जनगणना के आंकड़े हैं। उसके बाद भारतीय राजनीति में जो भी आंकड़े जुटाए गए हैं, वो मान्यवर काशीराम जी के बामसेठ ने पूरे के पूरे देश में जगह जगह गांव-गांव जाकर के वो आंकड़े इकट्ठा किए। अब उन आंकड़ों में लोग बढ़ोतरी करते रहते हैं। अब जब लोगों को लगता है कि अगर जातीय आंकड़ा ज्यादा दिखा करके हम करेंगे तो हर जाति अपना आंकड़ा बड़ा बड़ा बता रही है। मेरा कहना यह है कि सर, निश्चित रूप से आज भी दलित, उसको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उसकी एक पहचान है, उसके लिए सत्ता महत्वपूर्ण। देखिए, एक मान्यवर काशीराम जी की एक लाइन है कि अगर आपने विचारधारा को बचा करके रखा तो सत्ता तो आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर विचारधारा ही आपकी खत्म होगी तो आपके सत्ता पाने के सपने हमेशा के लिए ही खत्म हो जाते हैं। और ये दलितों को कहीं ना कहीं ये चिंताजनक लगता है। अब बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी ये दबाव रहेगा, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी दलितों को ये आशा रहेगी कि जो उसका सामाजिक मूवमेंट है उसमें भी वो धार आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी ने जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, कहीं ना कहीं उनकी जो अनुकूल रूप रहा, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा। और ये मान्यवर काशीराम जी के टाइम में आपने देखा होगा कि तमाम जो मीडिया है उसका रुख मान्यवर काशीराम जी के प्रति कोई बहुत बेहतर नहीं रहा। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह का उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी चीज बना दो जिसे सार्वजनिक रूप से हर व्यक्ति यूज कर सके। अब उसका लोगों ने क्या क्या मतलब बना। अब सार्वजनिक रूप का मतलब एक ही चीज थोड़ा ही होता है। तो ये चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज, चूंकि वो एक सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के एक आवाज है, तो उसको लोग अलग अलग रूप में रखते हैं। मेरा मानना यह है कि तमाम दलों को, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या बहुजन समाज पार्टी को, आज इस बात के ऊपर मंथन करना चाहिए कि आज मुद्दा ये रहे कि किस तरीके से बीजेपी को सत्ता से दूर किया जाए। उसके बाद बैठकर के चर्चा हो जाएगी और हर व्यक्ति अपने अपने विचारों के साथ आगे बढ़ेगा। चूंकि दो लगभग चुनाव समाप्ति की ओर जा रहा है और लगभग चुनावी एजेंडा सेट हो चुका। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर, हिंदुत्व, ये मुद्दे बीजेपी के काम नहीं आ चुके। कहीं ना कहीं अब उसको लगता है कि जो सामाजिक न्याय की जो बातें रहेंगी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 100 दिन का एक एजेंडा तय करेंगे, जो कमजोर है उनकी बात करेंगे, जहां मुस्लिम आबादी की भी अब बात करिए, क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा है भाई। अब एक आबादी को खुश करके दूसरे को नीचे रख करके आप विकसित भारत तो नहीं बना सकते ना। विकसित भारत तो तभी रहेगा ना आपका व्यापारी तो खुश रहे जी, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। अभी आपने कहा कि जब पहले सत्ता बदल जाए फिर जो है सब मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या सत्ता बदलने की कोई संभावना आप देख रहे हैं? निश्चित। देखिए एक चीज तो मैं कहूंगा कि किसी भी सीट के ऊपर आप दावा करने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश, और ये ताकत दी है आपको बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने। वरना अगर बाइपोलर इलेक्शन होता, आप हम यहां बैठ करके बड़ी आसानी के साथ ये कैलकुलेशन कर लेते। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड ऑल ओवर इंडिया अगर ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय राजनीति जो है वो सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। अब उसकी स्पीड, गति तेज होगी या धीमी होगी, ये अगले चरण का जो चुनाव है ये तय करेगा। लेकिन अभी तक का जो चुनाव है पूरे भारत की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की ओर जा रही है। सतीश जी, एक बात जो आती है निकल के कि घरों के पुरुष तो भले ही सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हो, महिलाओं में मोदी जी के प्रति क्रेज है, ये बहुत बड़ा दावा, इससे आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, देखिए ये ट्रेंड चलाया जाता है। देखिए आप ये मान देखिए सर, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि जो अच्छा सोचेगा वो आदमी सोच सकता है, महिला मामला बहुत अच्छा नहीं सोचेगा। अरे वो सेंसिटिव है भाई। अब आप मुझे अनिल जी एक बात बताइए, महंगाई मुद्दा है जी, महंगाई अगर चुनाव में है ना, और अगर महंगाई सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करती है तो वो महिला वोटर ही होता है। भले ही पुरुष पैसे कमाए, लेकिन महंगाई का जो सबसे ज्यादा सामना करना होता है रोजमर्रा के जीवन में, वो एक महिला को ही करना होता है। तो अगर भारत में महंगाई एक मुद्दा है तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसको महंगाई को जूझ रही महिला को भी मोदी जी पसंद आएंगे। ये कहीं ना कहीं हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। मेरा मानना ये है कि क्या आपका मानना है कि महंगाई मुद्दा मतों में काम आएगा? महंगाई मुद्दा केवल चर्चा में या मताधिकार में काम आएगा? देखिए बहुत लंबे समय तक आप किसी चीज को दबा नहीं सकते। ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य रहा, और तमाम जो जिस तरह का सरकार का नियंत्रण, जो तमाम जो संचार के माध्यम है, जो मुख्य मीडिया जिसको आप बात करते हैं,
उससे बाहर निकल करके लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। एक आम व्यक्ति आएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात कहेगा, अगर वो मुझे बातें प्रभावित कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और लोगों को प्रभावित कर भी रही है, और लोगों को लगता है कि भाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, सुरक्षा एक मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी की ढुलमुल नीति एक मुद्दा है, और ये भी एक मुद्दा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो धार्मिक विकास होगा वो तो उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन जो वाणिज्य विकास होगा वो कहीं ना कहीं गुजरात का होगा। वाराणसी में मोदी जी एक बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे जिससे पुजारी निकल करके जाएंगे और शिव जी के दर्शन करेंगे, लेकिन मेट्रो ट्रेन का अगर कारखाना लगेगा या एप्पल का कारखाना लगेगा तो वो गुजरात में ही लगेगा। सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी गुजरात में लगेगा, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी गुजरात में होगा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे आम जनमानस तक पहुंच चुके, और ये मोदी जी का कहीं ना कहीं ये सवालों का जवाब रहेगा कि भाई मोदी जी आप वाराणसी के वासी हैं या आप गुजरात के वासी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक के बिहेवियर से कि शायद आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं गुजरात ही बसता है। जी सर। हाँ, गुजरात तो बसा हुआ है। आपने अभी बहुजन मिशन की बात की कि बहुजन मिशन को तेवर देने की बात है। अभी पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को नए चेहरे के रूप में स्थापित किया, और आकाश आनंद के तेवर बड़े तीखे तल्ख नजर आ रहे थे, और बहुजन समाज की जो नई पीढ़ी है उसे आकाश आनंद में एक अच्छा नेतृत्व दिखाई दे रहा था। अचानक से सीतापुर में उनका भाषण होता है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि आकाश आनंद जी को एकदम से परिदृश्य से हटा दिया गया। क्या कारण है, क्या आप मानते हैं इसके पीछे कारण? नहीं देखिए राय साहब, अगर बहुजन समाज पार्टी के गठन से अब तक आप देखेंगे, जब से मान्यवर काशीराम जी ने ये पार्टी का गठन किया, उनको लगता था कि देखिए हम एक नई चीज के साथ अगर जा रहे हैं, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमारे लीडर से कोई गलती ना हो जाए, हमारी भाषा, चूंकि सारी लड़ाई तो भाषा की थी ना, सारी लड़ाई तो सामाजिक अत्याचार की थी ना। अगर हम जीवन भर दूसरों की गालियां सुनते हैं तो उनका जवाब हम गाली से नहीं देना चाहते थे, उनका जवाब हम कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से देना चाहते थे। तो मैं ये देखूंगा कि तमाम बहुजन समाज पार्टी में तमाम लीडर रहे, इससे पहले बहुत सारे लीडर्स रहे जिनकी भाषा अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई है, जयप्रकाश जी रहे, राजाराम जी रहे, उन्होंने जो है कांग्रेस की जो लीडर रहे राहुल गांधी से सवाल पूछा, सोनिया जी से सवाल पूछा, और निश्चित रूप से सब सत्ता में वो थे, लेकिन महंत जी ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये नर्चिंग है, ये आकाश आनंद जी की नर्चिंग टाइम है, उनको बहुत अच्छे तरीके से गढ़ा जा रहा है, उनकी कोई भी खमी को छुपा करके ना उसको दूर किया जाएगा, उसको रिफाइंड किया जाएगा, क्योंकि उनको एक बहुत बड़े दलित मिशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना है। तो उनकी आवाज भी ठीक हो, उनकी भाषा भी ठीक हो, उनके तथ्य भी ठीक हो, उनके ट्रेनिंग भी मजबूत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी ने ये कार्य कहीं ना कहीं एक मैसेज क्रिएट किया, और एक मैसेज ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी में चाहे कोई बिल्कुल पीक के ऊपर हो या बिल्कुल नीचे का जो कार्यकर्ता हो, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, कार्रवाई करने में दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी जो है भेदभाव नहीं बरता जाएगा। तो ये पार्टी के आम व्यक्ति तक एक मैसेज क्रिएट करने के लिए कि भाई इस तरह का हो सकता है, ये एक बढ़िया मैसेज है कहीं ना कहीं। राय साहब मैं जाऊंगा थोड़ा सा। रावण के बारे में आपका क्या राय है? चंद्रशेखर रावण का क्या भविष्य आप मानते हैं? उनकी रणनीति, उनकी कार्यशैली के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि भारतीय राजनीति में कोई भी यूथ, ये संविधान मुझको राइट देता है कि मैं लोगों के साथ जाकर के पार्टी भी बना सकता हूं, वोट भी मांग सकता हूं, ये उनका राइट है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि देखिए, अगर हम किसी समाज की राजनीति करना चाहते हैं या किसी समाज को लीड करना चाहते हैं या किसी समाज के बीच में जाकर के काम करना चाहते हैं, तो आपको समाज की मनोस्थिति को जानना ही पड़ेगा। अब चंद्रशेखर जी उस मनोस्थिति को जान पाए या नहीं जान पाए ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उन्होंने जल्दी किया। दलित समाज उनसे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता था, उनको सामाजिक न्याय का एक चेहरा बनाना चाहता था, और हो सकता था कि यही समाज जब वो सामाजिक लड़ाई लड़ते तो उसको पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं स्वीकार्यता बढ़ती। हो सकता है कि पहले उन्होंने, अब ये देखिए, ये हर किसी का अपना परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। उनको लगा कि पहले मैं पॉलिटिकल रहूंगा तब ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। तो ये अलग अलग तरीके से, मुझे फिर भी ये कहूंगा कि कोई भी समाज का या दलित समाज का कोई भी अगर लीडर है, उसको दलितों की मनोस्थिति जांचनी चाहिए। जिस समाज को आप लीड कर रहे हैं, क्योंकि समाज से ऊपर आप नहीं होते,
समाज को आप लीड तब करेंगे जब समाज आपको स्वीकार करेगा, और समाज आपको स्वीकार तब करेगा कि जब आप समाज की मनोस्थिति जान करके उसके बीच में जाएंगे। नगीना के परिणाम के बारे में आपकी क्या आकलन है? नहीं, ये सब नगीना का परिणाम बिल्कुल लगभग लगभग वो भी इसी तरह का है, अप्रत्याशित रहेगा बिल्कुल। चंद्रशेखर की संभावना है? नहीं, वो भी चुनाव तो उन्होंने भी लड़ा है, चुनाव उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चुनाव उनका बहुत बढ़िया है। अब ये तो समाजवादी पार्टी से पूछो क्या करके कि भाई चंद्रशेखर एक ही तो सीट मांग रहा था, और तुम्हारे साथ तो बाइपोलर इलेक्शन भी उसने खतौली में चुनाव लड़ा, एक सीट भी मांगी, उसके बाद भी तुमने कैंडिडेट खड़ा करा। अब ये सवाल आप डीएसपी से भी पूछो, मैं उसका भी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं जाऊंगा सर, क्योंकि अब मुझे जाना है थोड़ा सा, है ना। आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन, कि मुस्लिमों में बसपा के प्रति अविश्वास की भावना क्यों बनी है? बस आखिरी सवाल है। सुनिए, मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं अविश्वास की बात बिल्कुल नहीं है। ये बात मुस्लिम भी जानता है कि भारतीय राजनीति में इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, एक जाति विशेष की नहीं बात करता, लेकिन मुसलमान को कोई वोट दे सकता है तो दलित दे सकता है, और दलित को कोई वोट दे, मुसलमान देगा या नहीं देगा वो तय करेगा। लेकिन ये मुस्लिम को ये बात मालूम है कि 100% अगर कोई वोट ट्रांसफर हो सकता है तो दलित को मुसलमान को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने किया, बाकी जातियों को उसके जुड़ाव नहीं हो पा रहा। ये कैलकुलेशन अभी रहेगी सर। मुजफ्फरनगर में अनिल कुमार जी को राष्ट्रीय लोक दल ने दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाया, जाट को साइडलाइन करके। क्या इसका कोई चुनावी परिणाम में फर्क पड़ेगा? क्या उनके आने से आरएलडी को कोई लाभ मिलेगा उनको मंत्री बनाने से? नहीं, देखिए ये चूंकि चुनाव से बहुत पहले का मामला था, तो हो सकता है कि ये चीज उनको अभी काम करने का मौका नहीं मिले। देखिए ये अनिल जो मंत्री जी बनाया गया है, उनकी कार्यशैली तय करेगी वो कितना दलितों के बीच में जाकर के काम करते हैं, या आरएलडी उनको मंत्री बना करके कितना दलितों की मदद करने का मौका देती है, ये तय होगा। अभी आज की स्थिति में आप नहीं कह सकते, क्योंकि उनको चुनाव से तुरंत पहले मंत्री बनाया है, तो ये बात बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। हो सकता है कि भविष्य में उनका व्यवहार क्या रहेगा, वो दलितों के बीच में जाकर के काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो दलितों के बीच में जाकर के काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी मदद के माध्यम से कोई भी लीडर किसी समाज से इसी तरीके से जुड़ता है। भाई आप मदद करेंगे, तो अभी मेरे हिसाब से इस पे हम भविष्य के बाद ही इस पर चर्चा करेंगे। ये थे दलित चिंतक सतीश प्रकाश जी। आपने इनकी बात सुने, बहुत बेबाकी से इन्होंने हर मुद्दे पर बताया, हर मुद्दे को बहुत गहनता से बताया, और दलितों की पीड़ा, दलितों ने जो सोच है उसको बहुत विस्तार से बताया। इन्होंने बताया उनकी पीड़ा क्या है, उनकी सोच क्या है, और चुनाव परिणाम के बारे में इन्होंने स्पष्ट बताया कि चुनाव परिणाम इस बार अप्रत्याशित भी आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय दीजिए, कमेंट्स दीजिए, और रॉयल बटन के साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक भी रॉयल बटन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।